ठीक है, काम कर रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव, अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी को फिर एक बड़ा झटका मिलेगा। जो वोट बैंक आपका है, आप उस पर दावेदारी करते हैं। बीच में कुछ ऐसे मुस्लिम नेताओं के बयान ही सामने आए जो आपकी पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने भी किया है कि समाजवादी पार्टी में भी मुसलमानों को कुछ खास तवज्जो नहीं दी गई है। हाँ, वोट जरूर मांगने आ जाते हैं, लेकिन बात जब हिस्सेदारी की होती है तो वहां हमें हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह कहते हैं कि जिन्होंने जो शायरी सुनाई उसका कहीं से कोई मेल मिलाप है जो इन्होंने कहा? और जो दीनदयाल उपाध्याय जी की बात को लेकर इन्होंने कहा कि न तिरस्कृत करना है न पुरस्कृत करना है, बस इन्हें परिष्कृत करना है। गंदा समझते हैं क्या? क्या परिष्कृत करना है? एक धर्म विशेष को परिष्कृत करेंगे और किसी धर्म के अंदर परिष्कृत करने लायक कोई चीज नहीं है? इतने हे दृष्टि से आप देखते हैं और इसमें भी आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं पासमानदा कह के। कहां लिखा हुआ है ये? परिभाषा बताइए ना पासमानदा की, कहां लिखी हुई है? ये कहां से अचानक उपज गई और क्यों इतना हे दृष्टि से देखते हैं? इसीलिए आपने आज तक एक भी सांसद आपका जो है वो मुस्लिम नहीं है जिसको आपने टिकट दिया। एक मंत्री मुस्लिम नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है विश्वास। परिष्कृत करना है, परिष्कृत करना है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग से आपने ला करके रखा है, वो भी राज्य मंत्री। शर्म है, हया है? जिस समाज की तकलीफ को बात का आप करते हो उसमें साफ दिखाई देता है कि कोई हिस्सेदारी देने की अनुकंपा आप पर नहीं है। और समाजवादी पार्टी की आप बात करते हैं। समाजवादी पार्टी में एक नई विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के और 5 कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी ने अपने सत्ता में दिए हैं। आर्यू आनंद दुबे। और आप बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, चाहे उर्दू शिक्षक हो चाहे संस्कृत शिक्षक हो। अगर शिक्षकों की भर्ती किसी ने की तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने की थी। आपने तो सिर्फ और सिर्फ मदरसों को एक टेढ़ी निगाहों से देखा है। किस मदरसे के अंदर आप लगातार जिसके अंदर आपने जो सहायता प्राप्त है उसमें के शिक्षक बैठे हुए 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं पाए और शर्म हया बेच के आप खाए हैं। यही है आपके। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। 13.5 साल की सरकार आपकी चली गई। 6 साल 13 महीना 6 साल। मैंने सवाल आपसे पूछा था, आपकी पार्टी की आगे रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से? जिस वोट बैंक को आप दावा करते हैं कि ये हमारा है, उसको आप अपने पास कैसे रखेंगे? आप 10 खामियां दूसरी पार्टी की गिनवा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में लगते रहते हैं सर। आप अपनी उपलब्धि बताइए ना, आगे की क्या नीति है बीजेपी की? हम साफ देख रहे हैं किस तरीके से आज भी बैठक हुई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद थे, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है, बाकायदा तय किया गया है, रणनीति बनाई गई है। समाजवादी पार्टी से मैंने सवाल पूछा था, आप बीजेपी की खामियां गिनवाने में आपने सारा वक्त अपना जाया कर दिया। रुख करूंगी राज शर्मा, नेता कांग्रेस के हमारे साथ बने हुए। राज शर्मा, कांग्रेस की क्या नीति है इस बार? समाजवादी पार्टी ने दिए आज भी 30 एमएलए समाजवादी पार्टी। राज शर्मा, अपने आप को पहले अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी, अब आई। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि नीति वो बनाते हैं जिनकी नीति में खोट होता है। भारतीय जनता पार्टी नीति बनाती रहती है क्योंकि इनकी नीति में खोट रहता है। कांग्रेस पार्टी ही एक विश्व की सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी है और हमारा जो वोट बैंक है, हम किसी की जात को देख के वोट नहीं सोचते कि ये मुसलमान है, ये हमारा है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसको इस देश में सब जातियों का वोट मिलता है। इसलिए हम वक्त में नहीं करते कि जैसे अब ये भारतीय जनता पार्टी जीने का हक इस जमाने में उसी को है, जो इधर का लगता है उधर का हो जाए। अब इन्हें मुसलमानों की याद आ रही है, आएगी। लोग कहते हैं दरवाजे खोल दिए, मैं कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दरवाजा उखाड़ के सब लोगों के पास जाएगी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि अब 24 में जनता इनको कतई नहीं चुनेगी। तो ये चाहते हैं किसी भी तरह देश को मूल जो मुद्दे उनसे भटका के मुसलमानों में पसमंदा बना दिया,
यूपी में मुसलमान और हिंदू लड़ाएंगे, हरियाणा चले जाएंगे तो वहां 25 जाति हिंदुओं की गिना देंगे, मेघालय जाएंगे तो कौन 13 सी जाति पार्टी इस गिना देश की देंगे। ऐसी है जो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती? आप बताइए ना, कौन सी पार्टी इस देश की ऐसी है? आप कह रहे हैं जात पात की राजनीति, कौन सी पार्टी नहीं करती है सर? आप हमारी पार्टी है कि हमें, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मुझे ब्राह्मण का वोट चाहिए, वैश्य का वोट चाहिए, ठाकुर का वोट चाहिए, जैन का चाहिए, ईसाई का चाहिए, मुसलमान का चाहिए। जब सारे वोट कंट्रीब्यूट होंगे तब एक नैतिकता वाली सरकार बनती है। टिकट बंटवारा भी इस लिहाज से होता है कि हर तबके को खुश रखा जाए, कोई तबका नाराज ना हो जाए। उत्तर प्रदेश में खास करके ब्राह्मणों के लिए अलग से सीट यहाँ पे जब बंटवारा हो रहा होता है सीटों का, तो वो भी हमने देखा है। चाहे चार पार्टियां साथ में आ जाए लड़ने के लिए चुनाव, किसे कहां से उतारना है, किसका गढ़ है, आप ये देखते हैं कि वहां कौन सी जाति है। आइए, अगर आप ये सब बेकार की बातें, अगर आप जो कहें, ऐसा नहीं कि मैं उसे मानने के लिए बात बेकार की बातें तो बिल्कुल भी नहीं है, बेकार की बातें बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी चुनाव आए हैं और जितनी भी सूची जारी हुई है तमाम पार्टियों की तरफ से, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, उस पार्टी में देख लीजिएगा, अगर वहां की आबादी को, वहां के तबके को ध्यान में रख करके नेता ना उतारा गया हो तो फिर बात कीजिएगा आप। रुद्र प्रताप दुबे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, इस सवाल का जवाब मैं उनसे ले लूं। ठीक है, रुद्र प्रताप दुबे, बताइए जरा, इस देश की कौन सी ऐसी पार्टी है जो हर चीज को दरकिनार करके वो ये कह रही है कि हम मुद्दों पे सिर्फ लड़ते हैं, हमें हर किसी का वोट चाहिए, जो समाज में जा करके जब वोट मांगने की बारी आती है तो जात पात नहीं गिनवाती है या फिर हिंदू मुसलमान नहीं करती है? प्रिया जी, भारत के लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल बिना जाति या धर्म देखे राजनीति कर ही नहीं सकता। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप चुनावों के बाद होने वाले विश्लेषण को उठा लीजिए, सेफोलॉजिस्ट की बातों को उठा लीजिए, वो बताते हैं किस धर्म का वोट कितना प्रतिशत किस पार्टी को गया, इस बार किस जाति ने कितना प्रतिशत किस पार्टी को वोट दिया। चुनावों की रणनीति भी इसी पे तय होती है कि आखिर कौन किस ओर मूव कर रहा है। आज की जो ये आपकी बहस है, ये यूं ही उभरी बहस नहीं है, ये तर्कों पे आधारित है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बोहरा समाज और पसमानदा समाज में उन्होंने काम किया और वहां से उनको वो जो परसेंटेज ऑफ वोट मिला, उससे उनका जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ वो अब दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है। आप देखें, जनवरी में उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज को जोड़ने की बात की, अभी भोपाल में जब मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने खास जोर दिया इस पे। और आप जोर देने के और बीजेपी के चुनाव लड़ने की अदा पे ध्यान दीजिए। देवबंद जैसी सीट पर, मुस्लिम बाहुल्य सीट पर अगर बीजेपी से विजय सिंह जीत के आते हैं तो निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज का एक हिस्सा उसको वोट दे रहा है। बीजेपी की रणनीति समझिए, अगर वो ओबीसी में जा रही है उत्तर प्रदेश पे तो नॉन यादव ओबीसी के, अगर वो दलित में जा रही है तो नॉन जाटो दलित में, और अगर मुस्लिम में जा रही है तो पसमानदा समाज पे फोकस कर रही है। और ये पसमानदा समाज की लड़ाई प्रिया जी अभी की नहीं है, ये आजादी के समय की है। मौलाना कयूम अंसारी साहब थे, जुलाहा समुदाय से आते थे, उन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस बना के इसकी लड़ाई लड़ी। 80 के दशक में महाराष्ट्र में पिछड़ा मोर्चा बनाया गया मुसलमानों के बीच में, उसके बाद बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए 2009 की भी मैं बात कर लेती हूँ, 2009 की भी मैं बात कर लेती हूँ। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो सिर्फ 4% वोट यहां बीजेपी के खाते में गए थे। उसके बाद देखिए 2014 में 9% हुआ और वो वोट बैंक बढ़ करके 2019 की अगर मैं बात कर रही हूं तो 20% तक हो गया। बीजेपी इस चीज को आगे बरकरार रखना चाहती है और इसीलिए बिना नीतियों के आगे आप निर्णय नहीं ले सकते और आगे आप नहीं चल सकते हैं। नीति किसी भी चीज को लेकर के बनानी पड़ती है ताकि आप उस चीज को आगे लेकर के बढ़े और उस पे जो आपकी नीति है, जो आपने लोगों से वादे किए हैं, उसको आप वक्त पर पूरा भी करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुक रही हूं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं, लौटेंगे फौरन।